रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक बहस पाकिस्तान में दोबारा छिड़ गई है और ये बहस फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के बीच में छिड़ गई है। फवाद चौधरी साहब का अब ये कहना है कि सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने कुछ नेगेटिव रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया जो है वो प्रॉब्लमेटिक है और ये लोग दुनिया में कहीं बैठे हुए हैं, कोई कहीं बैठा हुआ है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी वजह से परेशानी का शिकार हो जाती है। इससे पहले फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट ये रहा करता था कि सोशल मीडिया अनकंट्रोलेबल है, ये आम पाकिस्तानियों की आवाज़ है और जनरल बाजवा को हमने ये समझाया कि ये ऑर्गेनिक है, इसको हम कंट्रोल नहीं करते। लेकिन उनकी सोच में कुछ थोड़ी तब्दीली आई इस हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी दे रहा है। अब ये एक नई बहस छिड़ गई है, लेकिन चंद चीज़ें मैं आपके सामने रिकॉर्ड के लिए रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है क्या, ज़रा इसको आप समझ लें। ये एक्चुअली आम आदमी की आवाज़ है। जितने भी लोग रिएक्ट करना चाहते हैं या रिएक्शन देना चाहते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू रिएक्शन देते हैं। इमरान खान ने गुज़िश्ता 2-3 सालों में सोशल मीडिया को एक सियासी मौसर हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के मीडिया में उन पर पाबंदी थी, मीडिया उनको दिखा नहीं सकता था, मीडिया उनके पॉइंट ऑफ व्यू के ख़िलाफ़ जाता था। इमरान खान साहब की जो दुरुस्त बात है वो मीडिया उसको भी गलत पेश करता था। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया को एक वेपन बनाया। इमरान खान साहब ने कई मरतबा कहा कि सोशल मीडिया की ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया के नौजवानों को हमेशा अप्रिशिएट करते रहे और जब भी इमरान खान साहब को कहीं पे सोशल मीडिया के साथ एंगेज करने की कोशिश की गई या कोशिश की गई कि सोशल मीडिया को आप काबू करें या सोशल मीडिया में से और दूसरी चीज़ों में से आप चुन लें, तो इमरान खान साहब अपने सोशल मीडिया के साथ खड़े हुए हैं। अब वो इसको अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। सोशल मीडिया को अगर आप चाहें कि आप एक दायरे के अंदर लेकर आए तो वो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ हर आदमी की अपनी अलग सोच है। ये एक टीवी चैनल की तरह काम नहीं करता कि चैनल के मालिक की जो पॉलिसी है वही पॉलिसी जो है वो सारे सोशल मीडिया की बन जाए। ऐसे नहीं हो सकता। सोशल मीडिया में हर आदमी की अपनी एक अलग सोच है, अपनी एक अलग पॉलिसी और वो उसकी अक्कासी करता है। लिहाजा आप इसको एक दायरे के अंदर नहीं लेकर आ सकते। इसी सोशल मीडिया ने इमरान खान की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाई। इसी सोशल मीडिया ने इंसानी हुकूक के जो मामलात हैं पूरी दुनिया में उजागर किए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों में छापे पड़ रहे थे, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा था, ख़वातीन को घसीटा जा रहा था, जुल्म और ज़्यादती और जबर हो रहा था, तो पाकिस्तान का मीडिया तो नहीं दिखा रहा था, ये सोशल मीडिया ने ही दिखाया है। इसी सोशल मीडिया ने हर जुल्म और ज़्यादती को काउंटर भी किया है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर होने वाली फस्तायत को दिखाया है। इसी सोशल मीडिया ने इलेक्शन की कंपेन चलाई है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो तो बाहर नहीं आ सकते थे, वो तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे, वो तो बेचारे अपनी कंपेन नहीं कर सकते थे, एक तकरीर, एक जलसा, एक जुलूस नहीं कर सकते थे। तो उस वक्त इस सोशल मीडिया ने कंपेन चलाई और सोशल मीडिया के ज़रिए से अवाम को आगाही दी गई कि किसका इंतखाबी निशान क्या है और कहाँ पर आपने किसको किस निशान पर स्टैम्प करना है। तो ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा कारनामा था। इसी सोशल मीडिया ने बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की कंपेन चलाई है और मायूसी को फैलने से रोका है। और अगर 2-4-5 लोगों पे फवाद चौधरी साहब को एतराज़ है या और लोग भी हैं उनको भी एतराज़ है, चंद लोगों पे मुझे भी एतराज़ हो सकता है, तो मेरे ख्याल में उनका नाम लेकर तनकीद करनी चाहिए ताकि वो लोग भी अपना जवाब देने का हक महफूज रखते हों। यानी जब आप सारे सोशल मीडिया को टारगेट करते हैं तो आप सारी तोपों का रुख अपनी तरफ कर लेते हैं। हाँ, अगर आपको 2-4-5 बंदे ऐसे जो आप आइडेंटिफाई करें कि बंदे ज़्यादती कर रहे हैं या ये बंदे जुल्म कर रहे हैं, तो सिर्फ वही बंदे आपको वापस जवाब देंगे और उनका हक भी है कि आप उनके ऊपर अगर कोई उंगली उठाएं तो वो भी आपके ऊपर उंगली उठाएं, आप उनकी निशानदेही करें तो वो आपकी निशानदेही करें। आज भी इमरान खान का जो सबसे बड़ा वेपन है जिसको वो सियासत के मैदान में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सोशल मीडिया है। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिस एक चीज़ से सबसे ज़्यादा तंग रही है और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर ऑपरेशन किया गया है वो जनाब पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। तो ये चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट्स क्या आ रही हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसको जुल्फ़ी बुखारी साहब ने शेयर किया। जुल्फ़ी बुखारी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी। इससे पहले कासिम सूरी ने मुलाकात की अमेरिकन से, वहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्होंने बड़ी कोशिश की और फिर 62 के करीब जो अमरीकी कांग्रेसमैन है उन्होंने एक ख़त लिखा और इमरान खान साहब के हवाले से तशवीश का इजहार किया और इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई। इसी तरह बाद में नॉर्वे से
शहबाज गिल साहब पहुंचे, उन्होंने जाके वहाँ काम किया और बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने वहाँ पे एक एग्रीमेंट भी किया है, MOU साइन किया है, तो उसके असरात भी आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगे। तीसरा, जुल्फी बुखारी साहब ने एक मरतबा फिर बरतानिया के अंदर से एक मजबूत आवाज़ उठाई है और 20 बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने ख़त लिखा है बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी को, और डेविड लेमे इनका नाम है, इनको ख़त लिखा कि वो पाकिस्तानी हुकूमत से इमरान खान की रिहाई की बात करें और नुमाइंदगी करें अपने पार्लियामेंटेरियंस की। इमरान खान को फौरी तौर पर रिहाई मिलनी चाहिए और जो प्री ट्रायल डिटेंशन है इमरान खान साहब की, यानी ये इमरान खान साहब तो सिर्फ एक ऐसे कैदी हैं जो जुडिशल रिमांड पे हैं, तो इसमें इमरान खान साहब उन्होंने कहा जी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंसानी हकूक, जमहूरियत और बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी के लिए हर मौका पर खड़े हों। जनाब ये अब डेवलपमेंट एक और आई है बाहर से, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, इस्टेब्लिशमेंट पे इसका प्रेशर पड़ता है। देखिए हम पैसे जो मांगते हैं ना, जिससे हम मुल्क चलाते हैं, वो 3 जगह हैं जहाँ से हम पैसे मांगते हैं और पैसे लेते हैं, और दुनिया में हमें कोई पैसे नहीं देता। एक जो है वो मुसलमान मुल्क हैं, और वो 2-3 मुल्क हैं जो आपको पैसे देते हैं। UAE आपको थोड़े बहुत पैसे दे देता है, या सऊदी अरब आपको कुछ पैसे दे देता है, और आपको कोई पैसे नहीं देता। अब वहाँ से भी आपको जवाब आना शुरू हो गया है, वो कहते हैं जी कारोबार कर लें आप हमारे साथ, हम आपको पैसे नहीं दे रहे। इंडिया में उन्होंने $100 अरब की इन्वेस्टमेंट की और पाकिस्तान में उन्होंने बर्गरों की चेनें खोली हैं, यानी पाकिस्तान को आज भी वो मार्केट के तौर पर देखते हैं, और पाकिस्तान में उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे जैसे वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ। इसके बाद ये जो 2 मुल्क हैं, ये एक चीन है जिससे आप पैसे मांगते हैं, तो चीन ने आज तक जिसको भी पैसे दिए उन्होंने अपने पैसे पूरे किए हैं, और उन्हें इंसानी हकूक़ से कोई सरोकार नहीं है चाइनीज़ को, या वो आपको जमहूरियत का, इंसानी हकूक़ का, बाकी चीज़ों का आपको दर्स नहीं देंगे, वो कारोबार की बात करेंगे आपके साथ। तो चाइनीज़ जो है वो घाटे में कभी नहीं जाते। उन्होंने जो यहाँ पे पावर प्लांट लगाए, बिजली बनाने के कारखाने, वो इतने महंगे लगाए कि वो मुनाफे में जा रही हैं उनकी कंपनीज, वो धड़ाधड़ पाकिस्तान से पैसा कमा रहे हैं। दूसरा, जो चाइना की एक पॉलिसी है कि वो जब पैसा लगाते हैं तो उनको पता होता है कि ये पैसा हमने पूरा कैसे करना है, और अगर ये पूरा नहीं होता तो इसके बदले में हमने क्या चीज़ लेनी है। तो दुनिया में कई जगहों पे जहाँ पे उनका कर्जा वापस नहीं किया जा सका, वहाँ पे उन्होंने बाकायदा मुतालबा करके बहुत बड़े बड़े एसेट्स लिए हैं। अब चाइना पाकिस्तान के बारे में क्या करता है, वी कांट से एनीथिंग, लेकिन फिर भी चाइना भी पाकिस्तान को और ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान की माशी हालत देख रहे हैं। तीसरी जो पाकिस्तान के लिए एक ऑप्शन रह जाती है वो IMF या मगरबी ममालिक, यानी यूरोपीय ममालिक और अमेरिका, इनके ऊपर पाकिस्तान इन्हिसार करता है तीसरी जगह पे कि ये पाकिस्तान को पैसे देंगे। तो यहाँ से अब प्रेशर आ रहा है इंसानी हकूक़ को लेकर, क्योंकि यूरोप की और अमेरिका की पॉलिसी के अंदर इंसानी हकूक़ का एक एलिमेंट उन्होंने रखा हुआ है। हालांकि उन्हें इसका पास कोई नहीं, उन्हें इंसानी हकूक़ कश्मीर में और फ़लस्तीन में नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें फौरी तौर पे इंसानी हकूक़ जो है वो नज़र आ जाएंगे यूक्रेन में। तो इसी तरह जो है इसराइल कुछ करेगा तो उन्हें नज़र नहीं आएगा, रशिया कुछ करेगा तो पॉलिसी थोड़ी चेंज होती है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में है वहाँ पे, तो वो बार बार झंझोड़ते हैं, जिसकी वजह से अब यूरोप और अमेरिका इस बारे में आवाज़ उठा रहा है। अब अगर ये बार बार आवाज़ें उठेगी तो पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर इसका दबाव बढ़ता है। पाकिस्तान ने भी वहाँ लॉबिंग शॉपिंग की कोशिश की है, पाकिस्तानी सरकार ने जो है वो डॉलर्स खर्च किए हैं कि कुछ करके लॉबिंग की जाए मौजूदा रजीम के लिए, लेकिन वो लॉबिंग कामयाब हो नहीं रही, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज़ बिल्कुल उससे मुतजाद हैं। और ऐसे मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया है। यानी वो जो तहरीक एक मोमेंटम बना था, सीरियसली अगर मैं आपको बताऊं तो जो 5 अगस्त को हमने देखा स्वाबी में, उसके बाद फिर हमने देखा इस्लामाबाद में बार बार क्या हुआ, फिर हमने लाहौर में देखा, फिर हमने डी चौक वाला पूरा एक एपिसोड देखा, रावलपिंडी का बहुत बड़ा एहतजाज देखा, मियाँ वाली फैसलाबाद ने क्या किया, भावलपुर ने। जब ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि एक मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसमें अब तहरीक अपने उरूज पे पहुंच जाएगी, हमें ऐसा लगता था कि इन सर्दियों तक, और फिर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बहुत दबाव बढ़ जाएगा और आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। लेकिन बदकिस्मती से जैसे इसका इख्तिताम हुआ, डी चौक में अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ नहीं पहुँच पाए, उसके बाद वो चले गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस। फिर उनकी जानिब से जो कहानी आई कि वो पहाड़ियाँ क्रॉस करके खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हुए और कैसे वो गाड़ियाँ बदल बदल के बेशुमार अजला में से गुजरते हुए वापस पहुँचे, तो इस कहानी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने एतबार नहीं किया, और उसकी वजह से एक बददिली पैदा हुई, एक बेचैनी पैदा हुई कारकुनों में,
और फिर आईनी तरमीम भी पास हो गई और लोग उस तरह से नहीं निकले। अब तहरीके इंसाफ एक मरतबा फिर अपनी कंपेन खड़ी करना चाह रही है, एक मरतबा फिर अपनी मुहिम को तेज करना चाह रही है। क्या दोबारा से वो मोमेंटम बना पाएंगे, ये अभी एक सवाल है, क्योंकि इससे पहले तो मोमेंटम बन गया था और बड़ा कमाल बन गया था। लेकिन अब ये मोमेंटम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, इस सवाल का जवाब हमें आने वाले दिनों में मिल जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो नया सिलसिला जलसों का पहले ऐलान किया है, एग्जैक्टली पहले वाली स्ट्रेटजी है, उसके तहत चलेगी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। शुरू में जलसे करेगी और आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम को ऊपर लेकर जाएगी। तो पहला जलसा जो अब तक पता चल रहा है वो पेशावर में है, फिर कोयटा में है, फिर कराची में है। कोयटा में देखें महमूद अचकज़ई साहब का वहाँ जोर है, फिर जो आदिल बज़ोई के साथ हुआ, जो उनके प्लाजे गिराए गए, उनकी जो घर गिराए गए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोयटा के अंदर एक रिएक्शन मौजूद है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो वैसे भी इस वक्त जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं उनमें बतौर अपोजिशन उनके साथ खड़ी है। अब देखना यह है कि कोयटा में कितने बड़े पैमाने पर लोग निकलते हैं। तो कोयटा का एक बड़ा चैलेंज है और मेरे ख्याल में अगर आदिल बज़ोई वहाँ पे उस जलसे में जाता है तो मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि अगर उनको जाने दिया जाता है और आदिल बज़ोई को जो है पकड़ा नहीं जाता, गिरफ्तार नहीं किया जाता और वहाँ पे जो रियासती इदारे हैं वो जबर और फस्तायत पर नहीं उतर आते, तो कोयटा का भी एक तारीखी जलसा होने वाला है। जो इवेंट्स वहाँ पे कोयटा में पहले हो चुके हैं, तो पेशावर के बाद कोयटा, कोयटा के बाद कराची। कराची के हवाले से मैं आपको बताऊं कि आज ही कराची में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों ने, उनके कारकुनों ने, ख़वातीन ने, इवन ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद निकली है, मर्द हज़रात भी हैं, इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त और तगड़ा प्रोग्राम किया है कराची प्रेस क्लब की जानिब और बड़ी तादाद में लोग पहली मरतबा ऐसे निकले हैं लंबे अरसे के बाद। इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे, आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे थे, अदलिया के ऊपर जो अटैक किया गया उस हवाले से एहतजाज कर रहे थे। तो लोगों ने एक तगड़ा एहतजाज कराची में किया है। तो कराची से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक रिलीफ है कि अभी भी पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हैं और वो जो एक मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है वो मायूसी उस तरह से फैली नहीं है, लोग निकले हैं। अच्छा, अब एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, यानी चंद सियासतदानों ने यह कहा जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है कि जी इमरान खान साहब की मुलाकातें शुरू हो गई हैं, देखिए जी उनकी बीवी बाहर आ गई है, उनकी बहनें बाहर आ गई हैं, इमरान खान साहब की मुलाकातें शुरू हो गई हैं, तो जनाब ये एक रिलीफ है। तो मैं आपको एक्चुअली बता देता हूँ, एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक बेगुनाह आदमी है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है बादशाह सलामत की जानिब से और हुक्म दिया जाता है कि रोज़ाना इसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। और फिर एक दिन बादशाह को एहसास होता है कि नहीं यार ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, अवाम बहुत गालियाँ दे रही है, अवाम बहुत बुरा भला कह रही है, ये बंदा बेचारा बेगुनाह है, मैं इसको 100 कोड़े मार रहा हूँ, चलो मैं इसके कोड़े जो है वो 50 कर देता हूँ। तो जब वो 50 कोड़े करेंगे तो बादशाह के जो वजीर हैं वो रोला डाल दें हर तरफ निकल के, देखें जी रिलीफ मिल गया, देखें जी रिलीफ मिल गया, देखें जी बादशाह से डील हो गई। भाई ये कैसी डील है? पहले आप 100 कोड़े मार रहे थे, अब आप 50 कोड़े मार रहे हैं। बंदा तो पहले भी बेगुनाह था, बंदा तो अब भी बेगुनाह है। तो अवाम को ये एक तरह का आसरा देने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब के लिए अगर मैं सीरियसली आपको बताऊं कि रिलीफ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अगर इमरान खान साहब को आज माफ़ी मांगकर जेल से रिहा कर दिया जाए, इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया जाए और उनसे माजरत करके बाकी सारों को जेल में भी डाल दिया जाए ना, तो ये भी इमरान खान के लिए रिलीफ नहीं होगा। क्योंकि देखें ये कानून में उसका हक है और ये मैंडेट अवाम ने, पाकिस्तान के लोगों ने उनको दिया है। तो ये कोई एहसान नहीं होगा, कोई रिलीफ नहीं होगा। रिलीफ वो होता है जब आप किसी आदमी को आप एक्स्ट्रा कोई उसको नवाज दें, उसको आप रिलीफ कहते हैं। यानी एक आदमी है वो एक चीज़ को डिजर्व नहीं करता, वो आप उसको दे दें, तो इसको आप रिलीफ कह सकते हैं। इसे आप नहीं कह सकते, मैं सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूँ, इसके जो लफ्जी माने उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पे जिन मानों में इसको लिया जा रहा है रिलीफ के लफ्ज़ को, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिलीफ मिल रहा है। जैसे डील हो गई है भाई, चंगी डील हो गई है, वो आज भी बेगुनाह जेल में है, वो आज भी एक जुडिशल कस्टडी के अंदर है, इतने महीनों से वो जेल काट रहा है। 1.5 साल हो गया इमरान खान को अंदर हुए, 1.25 साल। उनकी बीवी को 9 महीने अंदर रखा है, उनकी बहनों को बगैर किसी जुर्म के इतने दिन अंदर रख दिया है और फिर छोड़ के माफ़ी भी नहीं मांगी। तो इमरान खान से अगर ये निज़ाम माफ़ी मांगे हाथ जोड़ के और हुकूमत इमरान खान के हवाले भी कर दे और सारे केसेस ख़त्म भी कर दे, तो तब भी ये रिलीफ नहीं होगा, ये इमरान खान का हक होगा जो उसे वापस मिलेगा। बहरहाल ये अब प्रोपेगेंडा एक तरह का मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझा भी दिया कि ये प्रोपेगेंडा क्या है। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है जी, और वो ABC न्यूज़ के ऊपर दोबारा छपा है
किसी सोर्स से आई होगी। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का बयान है कि मुझे अल्लाह पर यकीन है और ये यकीन है कि हम इंशाल्लाह जल्द आएंगे और हम ही इस मुल्क के बिगड़े हुए निज़ाम को बदलेंगे। आदिल निज़ामी साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये इलेक्शन कवर करने के लिए जा रहे थे अमेरिका और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट आप जरा सुनिए, आपको आइडिया होगा कि इमरान खान कितना बड़ा ब्रांड है। आदिल निज़ामी साहब फरमाते हैं कि आज अमरीकी सदारती इलेक्शन की कवरेज के लिए न्यूयॉर्क पहुंचा। इमिग्रेशन ऑफिसर ने सवालात किए। जैसे ही बताया कि जर्नलिस्ट हूं, अगला सवाल यह था कि इमरान खान जेल में है, कब रिहा होगा। यह सुनकर मैं हैरान रह गया कि गोरा अफसर भी इमरान खान और उनके खिलाफ केसेस से वाकिफ था। बिलाशुबा खान दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं पहले भी कह चुका हूं आपको कि हम दुनिया के जिस मुल्क में भी जाते हैं, किसी टैक्सी में बैठ जाएं, किसी होटल में चले जाएं, कहीं भी जाएं, आप बताते हैं ना कि मैं पाकिस्तान से हूं, तो वो कहते हैं इमरान खान। वो पाकिस्तान के बारे में दूसरी कोई बात नहीं जानते लोग। दुनिया के किसी मुल्क में आप चले जाएं, आप बोले पाकिस्तान, तो लोग कहेंगे इमरान खान। लोग आगे से इमरान खान का नाम लेते हैं। इतना बड़ा ब्रांड है हमारे पास। और हमने क्या किया, हमने जाती बुग्स में, अनाद में और अपनी आकड़ में और जिद के अंदर और अना के अंदर उसको उठाकर जेल में डाल दिया कि जनाब हमसे बेहतर कैसे हो सकता है, हीरो तो हम हैं। ये कहां से आ गया, कौम इसको हीरो क्यों मानती है? ताकतवर तो हम हैं, ये कहां से आ गया, कौम इसकी ताकत क्यों बनती है? तो इमरान खान से सिर्फ बुग्ज है सबको, और कोई बात नहीं। एतजाज अहसन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और अदलिया के लिए बड़ा झंझोड़ने वाला स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक के दौर में भी अगर मतलूबा शख्स नहीं मिला ना, तो उसकी बां या बेटी को नहीं उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। ये जनाब याद दिलाया जनाब मोहतरम एतजाज अहसन साहब ने। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम की कहानी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। बिलावल ज़रदारी ने शहबाज शरीफ साहब से एक मुलाकात की है और उस मुलाकात में इन्होंने कोई 27वीं तरमीम पे भी बात की, 26वीं तरमीम के बाद के जो असरात हैं उनके ऊपर भी बात की। मैं तफसील से आपके सामने चीज़ें रखूंगा कि अब 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।